हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 141 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आज का सेशन जो है यूनिट 4 का रहेगा। यूनिट 4 में एक ऐसा टॉपिक्स है जो बहुत ही ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग का पतन। टाइपिंग का पतन किस तरह से हुआ था इसको हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखेंगे। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि BHIE 141 की और भी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। जो भी अभी तक नहीं कवर किए उसको जरूर कर लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIE 141 के नेम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप उस लिंक से आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि कहा जा रहा है कि टाइपिंग का पतन के मुख्य कारणों का वर्णन करें, लेकिन टाइपिंग का पतन किस तरह से हुआ था इसके बारे में इस सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज यूनिट 4 का रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है। सन 1853 में नानजिंग पर टाइपिंग का कब्जा का एक अर्थ में तो इस बात का सूचक था कि टाइपिंग विद्रोह की महत्वाकांक्षा कितनी असीम थी। यानी कि 1853 की बातें हैं, जब नानजिंग ये चीन की राजधानी हुआ करती थी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि ये टाइपिंग के जो है उस पर कब्जा करना चाहता था। और अगर कब्जा करना चाहता तो इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में बताना चाहता है कि अगर नानजिंग जैसे शहरों पर टाइपिंग का कब्जा होने पर कब्जा करने के लिए कोशिश करना, ये जो है इसका विद्रोह जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षा होगा, बहुत ही ज़्यादा अहम होगी। ओके, लेकिन एक और अर्थ में इस विजय ने आंदोलन की सीमा का भी संकेत देता है। और इस दूसरी तरफ इसके जो ना एक और मीनिंग निकलता है, अर्थ निकलता है, जो विजय ने आंदोलन की सीमा की भी संकेत देता है। उसके बाद क्योंकि नानजिंग पर विजय के तुरंत बाद ही टाइपिंग नेताओं ने यह महत्वपूर्ण निर्णय ले डाला कि वे अपनी पूरी शक्ति के साथ बीजिंग की ओर नहीं बढ़ेंगे। यानी जो नानजिंग पर जो उन्होंने विद्रोह किया था, कब्जा किया था टाइपिंग के सही साथियों ने, तो उसमें क्या हुआ, तो वो जो है ना उसके बाद जो है बीजिंग जो वर्तमान समय में चीन की राजधानी है, वो बीजिंग की ओर नहीं बढ़े। यानी कि उसकी अपनी पूरी शक्ति को लेकर वो अपने बीजिंग की ओर नहीं गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे नानजिंग और यांगसी नदी के पर ही अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे और बीजिंग में अपनी सेना का केवल एक हिस्सा ही भेजेंगे। यानी उन्होंने क्या किया, नानजिंग जो है, नानजिंग पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर ही अपनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। और एक नदी है यांगसी नदी, वहाँ पर नानजिंग और यांगसी नदी पर वो अपनी पकड़ बना के मजबूत बनाए बैठे रहेंगे। और बीजिंग जो है, वहाँ पे बीजिंग जो शहर थी, वहाँ पर कुछ ही सेनाओं को भेजकर वहाँ पर रखेंगे। ठीक, ये बातें कही जा रही है। उसके बाद उनसे इस निर्णय ही दरअसल उनके इस निर्णय ने ही दरअसल छिंग वंश को बचा लिया। यानी जो ये जैसे निर्णय लिया ना कि हम जो है बीजिंग की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग नानजिंग और यांगसी देश में ही, नदी में ही सीमित रहेंगे, वहीं पर मजबूत स्थिति बनाए रहेंगे। और ये जैसे ही निर्णय लिया ना, तो इससे क्या हुआ, छिंग राजवंश को वो बच गया। अगर वहाँ जाता तो छिंग वंश को दिक्कत होती। और इस तरह से टाइपिंग के उत्तर की ओर कमजोर अभियान को 1885 के वसंत तक कुचल दिया गया। ये टाइपिंग के जो ना उत्तर के भागों में जो ना कमजोर अभियान, तो 1855 में जो उसको वसंत को कुचल दिया था। यानी कि 1853 में जो नानजिंग पर उन्होंने कब्जा किया, फिर 1855 में जो वसंत तक जो इसको कुचल दिया गया था, ठीक है। और बीजिंग में चीन सरकार का व्यवस्था केंद्र और मुख्यालय ज्यों के त्यों बने रह सके। यानी कि जो बीजिंग में, उसके बाद बीजिंग में उस समय जो ना छिंग राजवंश का जो है व्यवस्था था, वही जो है ना अधिकारी हुआ करते थे। और उसकी जो इस तरह से जो वो अगर टाइपिंग अगर बीजिंग नहीं आया तो क्या हुआ, वहाँ पे एक राजवंश था छिंग राजवंश, तो उसको दिक्कत नहीं हुई। वे अपना कारोबार संभालते रहे, अपना जो है केंद्र हो गया, मुख्यालय हो गया, वो ज्यों के त्यों ही रहे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और टाइपिंग विद्रोह की पूरी तरह कुचलने में तो और 9 वर्ष लग गए। फिर भी यांगसी नदी घाटी स्वर्गीय राज की धूर उत्तरी सीमा बनी रही। यानी जो है टाइपिंग विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो है ना, इसका टोटल 9 साल तक रहे थे। टाइपिंग विद्रोह का जो है, इसको जो है पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इसको 9 साल लगे थे। और यांगसी नदी घाटी जो है स्वर्गीय राज्य की धूरी उत्तरी सीमा तक बनी रही। इस तरह छिंग राजवंश साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा अछूता बचा रहा, ठीक है। अब टॉपिक्स हैं जिसमें देखिए टाइपिंग के दबाने का कौन कौन से प्रयास किए थे। जैसे छिंग राजवंश ने, उन्होंने भी टाइपिंग को दबाने के लिए प्रयास किया। और जेंग गुओफांग और छिंग सरकार द्वारा टाइपिंग को दबाने का प्रयास। उसमें क्या कहा जाता है, टाइपिंग पर कब्जा कर लेने के बाद टाइपिंग ने अपने सैन्य प्रयासों को यांगसी नदी के सहारे पश्चिम में यूचान से पूर्व में जिनाजियांग तक के प्रमुख कस्बों और शहरों पर कब्जा जमाने में लगा दिया। ये टाइपिंग कर जब कब्जा कर लिया था जेंग गुआफांग और छिंग राजवंश, उसने क्या किया था, अपने सैन्य को जो ना काफ़ी ज़्यादा प्रयासों में यांगसी नदी, जहाँ पे यांगसी नदी जो है ना टाइपिंग जो वहाँ पे
यांगसी नदी और नानजिंग पर उन्होंने अपना मजबूत स्थिति बनाए रखा था। उस पर जो है उसके सहारे, यानी यांगसी नदी के सहारे पश्चिम में यूचांग से पूर्व जिनाजियांग, ये जगह के नाम है, यूचांग से पूर्व के जो है जियाजिनांग तक जो प्रमुख कस्बे और शहरों पर कब्जा जमाने में लगा था। उसके बाद शुरुआत में छिंग सेना प्रतिक्रिया पूरी तौर पर बचाव करने की रही, यानी शुरुआत तौर पर जो छिंग राजवंश इसकी पूरी प्रतिक्रिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद शाही सेनाओं ने नानजिंग के बाहर 2 शिविर लगाए, यानी कि शाही सेनाओं ने नानजिंग पर जिन्होंने कब्जा किया था, कौन, ये ताइपिंग ने कब्जा किया था नानजिंग पर। वहाँ पे जो है ना ये 2 शिविर लगाए मतलब कि 2 सेनाओं का शिविर लगाए, पड़ाव दिए, यानी कि जिस तरह से वो ताइपिंग ने दिया था ना कि बीजिंग में 2 सेनाओं का एक हिस्सा जो है ना एक हिस्सा वहाँ पर भी भेज देंगे, उसी तरह से इन्होंने भी किया और ये आगे बढ़े। उसको कहते एक यांगसी नदी के उत्तर और दूसरा उसके दक्षिण में, यानी कि दो पड़ाव भेजा, एक यांगसी नदी के जो ना उत्तर भाग में और दूसरा भाग में दूसरा जो ना दक्षिण भाग में भेजा। लेकिन वे ताइपिंग सैनिकों को नदी के दोनों ओर स्थित संपन्न प्रशासनिक प्रांतों को रोकने से नहीं रोक पाए, यानी कि जो ये ताइपिंग जो है उनकी सैनियों को जो नदी दोनों साइड जो अपना पड़ाव डाला था, सेनाओं का शिविर जो डाला था, तो उसकी जो है प्रांतों को रोक नहीं पाया, रोक नहीं सका। ठीक है, उसके बाद गिरे हुए मनोबल और पुराने पड़ गए संगठन वाली शाही सेनाएं ताइपिंग की अत्यधिक प्रेरित और लड़ाकू सेना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती थी। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है जब छिंग राजवंश सरकार को आखिरकार इस सच्चाई का होश आया तो उसने हताशा में कई कदम उठा डाले, यानी कि जो है छिंग राजवंश सरकार को ये इसके बारे में सच्चाई पता चला तो वो उसका होश उड़ गए और इसके माध्यम से बहुत ही मतलब कदम उठा डाले, अलग अलग कदम उठाए, हताशा कदम उठाए। जब होश में ही था तो मतलब होश में नहीं था तो इसी के माध्यम से वो कदम उठाने लगे थे। जैसे 1853 में उसने अपने गृह प्रांत यूनान में छुट्टी बिता रहे एक महत्वपूर्ण अधिकारी जेंग गुआफान को यह निर्देश दिया कि वो वहाँ उपद्रव कर रहे ताइपिंग विद्रोहों को लड़काने के वास्ते एक सैन्य बल तैयार करे। यानी जब 1853 में जो है छिंग वंश का एक प्रांत है, छोटा सा जगह था, क्षेत्र था हुनान में जो है छुट्टी बिता रहे थे, कौन, जिसका नाम था जेंग गुआफान, जिन्होंने जेंग गुआफान जो है इसका विद्रोह किया था, दबाने का प्रयास किया था। टॉपिक भी है तो इसके बारे में कही जा रही है। ठीक है, तो उसमें कहता है कि इसको जो ने निर्देश दिया, छिंग राजवंश का ही एक ये शासक हुआ करता था, अधिकारी हुआ करता जेंग गुआफान, तो उसको ये निर्देश दिया कि यहाँ पे जो ना अपना एक ताइपिंग विद्रोहों के लिए, ताइपिंग को दबाने के लिए आप एक सेना का निर्माण करो, एक सेना बल तैयार करो। ठीक है, उसका जेंग ने यानी कि जेंग गुआफान ने ये निष्ठा या राजभक्ति का परिचय देते हुए इन निर्देश का पालन किया, लेकिन इसे क्रियान्वित करने के बारे में उसके अगले विचार थे, अपने अलग विचार थे। मतलब कि ये जो है ये जैसे बोला ना छिंग राजवंश की नहीं आप एक सैन्य बल तैयार करो, उसके बाद वो जो है जेंग गुआफान उन्होंने तो इसके मतलब बातें को रखी, लेकिन ये जो इसका एक कार्य करने का जो अलग ही अपना विचार था, अलग ही बात थी। उसके बाद जेंग ने दुश्मनों जैसे ही चुस्त संगठन और प्रतिबद्धता वाली एक सेना का गठन करने का काम शुरू कर दिया। ये जेंग गुआफान ने जो है अपने जैसी दुश्मनी संगठन को प्रतिबद्धता वाली एक सेना का गठन करने के लिए वो अपना को जन अलग विचार बनाया था, वो एक सेना बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, सैन्य बल बनाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद इस सेना को हुनान सेना के नाम से जाना गया, यानी कि जेंग गुआफान की जो एक सेना बल था उसका नाम बनाया रखा गया हुनान सेना का नाम से। ठीक है, हुनान सेना के नाम से जाना गया। उसने बहुत सतर्कता बरतते हुए विद्वान अधिकारियों का चयन सेनापतियों के तौर पर किया। उसने बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सतर्कता पर मतलब अलर्ट होकर उसने ये इस विद्वान अधिकारों का चयन किया, उसमें से उसके बाद सेनापतियों के तौर पर उसको शामिल किया। और इन सेनापतियों ने फिर स्थानीय किसान वर्ग में से ऐसे सिपाहियों की भर्ती की जो उनके प्रति निष्ठावान रहे, और उनमें से जो विद्वानों में से ऐसे सेनापतियों को शामिल किया जो सच में उसके प्रति निष्ठावान हो और वो सच में उसका प्रति कार्य करे, और नियमित सेना को सिपाहियों की तुलना में अच्छा वेतन और प्रशिक्षण दिया जाता था। और अगर नियमित रूप से वो सेना जो सिपाही जो है अगर कार्य करता था तो उसका अच्छी तरीके से वेतन और उसको ट्रेनिंग दिया जाता था। और उसमें से यह विश्वास कूट कर भर दिया गया कि वे लूटमार करने वाली दस्युओं सेनाओं से अपने गाँवों, अपनी ज़मीनों, अपने मंदिरों और अपनी जिंदगियों की रक्षा कर रहे थे। ओके, उसके साथ ही साथ जेंग गुआफान ने स्थानीय लोगों के प्रत्येक वर्ग से भी यह सार्वजनिक आग्रह किया कि वे विद्रोहियों को दबाने के अभियान में सहायता करें। यानी कि वो जो है ना जेंग गुआफान ने सोचा कि नहीं इस टाइपिंग को समाप्त करना ही है, चाहे जैसे हो, अपना खुद का बल के लिए किया। उसके बाद अपने समाज में जो लोग थे उसे मोटिवेट किया कि नहीं आप मुझे सहायता करें इसको दबाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी बातें हैं।
उसके बाद आगे कहा जाता है जेंग की सुविचारित और क्रियान्वित रणनीति ने अपने परिणाम दिए। ये जैसे जैसे जेंग गुआफांग ने जैसे जैसे विचार रखे, जैसे जैसे अपना कार्य किए, तो उसकी रणनीति जो है ना अच्छे परिणाम दिए, उसका जो मतलब सफल हो पाए। उसके बाद शुरुआत में तो ताइपिंग सैनिकों और नई हुनान सेना के बीच होने वाले मुठभेड़ ने किसी भी पक्ष में परिणाम नहीं दिए। यानी शुरुआती तौर पर यानी ताइपिंग हो गया, ताइपिंग सेना हो गया, उसके बाद हुनान सेना किसको बोले जाते हैं, बोलेंगे जो जेंग गुआफान जो है बल सेना का सही तरीके से तैयार किया था, उसका नाम रखा था हुनान। ठीक है, तो इन दोनों के बीच मतभेद होती है, मुठभेड़ होती है। तो इसमें शुरुआती तौर पर जो है इसमें कोई भी परिणाम नहीं लगता, मतलब कोई भी जो ना नहीं दबता है, नहीं हारता है। लेकिन 1856 के मध्य में नानजिंग के बाहर शिविर डाले नियमित शाही सेनाओं की जबरदस्त हार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि इसके बाद जेंग गुआफान की नई सेना के अलावा और कोई भी सेना ताइपिंग को लड़कार नहीं सकती। इसमें जो 1856 ईस्वी में ये क्या हुआ कि जब 1856 हुआ था, नानजिंग पर बाहर में शिविर डाले हुए कुछ थोड़ा सा आपका वहाँ पे ज़बरदस्त हार हुई। किसकी हार हुई थी, यहाँ पे जो है ना आपका जेंग गुआफान का ही हार हुई थी। इसमें यह समझ आ गया कि नहीं, ये मुझे ना नई सेनाओं की ज़रूरत है, नई सेना के लिए बनाने के लिए इसको ललकार दिया। ठीक है, इस सच्चाई को स्वीकारते हुए छिंग दरबार ने जेंग गुआफान को दिए हुए अधिकार और जिम्मेदारियों को बढ़ा दिया। यानी कि इसको जो ना जेंग गुआफान को बोला कि तुम अब और मेहनत करो और सेना को लाओ, मजबूत सेना को बढ़ाओ। तो ये बातें उसको जिम्मेदारियां को बढ़ा दिया गया और अंततः 860 तक जेंग की शाही आयुक्त का ऊंचा पद और ताइपिंग के खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाइयों की कमान दे दी गई। उसके बाद जेंग गुआफान को छिंग राजवंश ने उसको सारी की सारी अधिकारी कार्यवाही के कमान सौंप दी गई। ओके, उसके बाद इस वर्ष तक उसके पास 1,20,000 जवानों की एक बढ़िया सेना और योग्य सेनापतियों का रणनीतियों का कमान थी। ये है जेंग गुआफान जो है ना, जब एक बार हारा उसके बाद उन्होंने दोबारा खूब मेहनत किया और छिंग राजवंश ने भी उसे काफ़ी ज़्यादा सहायता की और कार्रवाइयाँ का कमान सौंप दी। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 1860 ईस्वी तक उन्होंने 1,20,000 जवानों की सेना बनाई। उसके बाद और अच्छी सेनापतियों को अपनी रणनीतियों में शामिल किया। ओके, तो ये बातें हैं जेंग गुआफान और छिंग जो है दोनों मिलकर ये ताइपिंग को दबाने का प्रयास जो किया था। और आगे कहा जाता है पश्चिमी ताकतों का रवैया। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए आप सब। शुरुआत में संधि बंदरगाहों में विद्वान पश्चिमी ताकतों का रवैया ताइपिंग विद्रोह के प्रति सहानुभूति पूर्ण था। यानी शुरुआती तौर पर जो है बंदरगाह, संधि बंदरगाह जैसे इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये बंदरगाह हुआ करता था, संधि बंदरगाह, जिसमें से जो विदेशियों व्यापारी आकर यहाँ पर आकर भी ठहर कर व्यापार कर सकते थे। तो उसमें विद्वान पश्चिमी ताकतों का रवैया जो है ना, पश्चिमी जो भाग की जो भी रवैया थी, उसका बिहेवियर थी, उसके ताइपिंग विद्रोह के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार था। 1850 के दशक में पश्चिमी ताकतों और छिंग सरकार के बीच तनाव बढ़ा और इन ताकतों के लिए सेना कोई आग्रहपूर्ण कारण नहीं था कि वे छिंग सरकार की सुरक्षा के लिए आगे आती है। यानी 1850 ईस्वी के जो है ना दशक में पश्चिमी ताकतों और छिंग राजवंश के बीच मतभेद होती है, तनाव होती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, दोनों के बीच जो है ना दूरियां बढ़ जाती है। तो इन ताकतों के लिए ऐसा कोई आग्रहपूर्ण कारण नहीं था। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है इसके अलावा ताइपिंग का प्रकट रूप में ईसाई धर्म के रूप में एक पालन करना भी इनके पक्ष में जाता था। ईसाई धर्म के रूप में इसका पालन करना भी एक पक्ष के रूप में जाता था। ओके, लेकिन आधिकारिक तौर पर पश्चिमी ताकतों के विशेषकर अंग्रेजों का रवैया अटल तटस्थता या रुक कर देखने का था। उसके बाद जब तक पश्चिमी ताकतों के संधि अधिकारों, संधि बंदरगाहों और वाणिज्य की कोई आंच नहीं आ रही थी, तब तक उसके पास हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। यानी जब जो है इसकी आधिकारिक तौर पर जो है इसकी रणनीति के तौर पर, इसके जो नियमों के तौर पर पश्चिमी ताकतों का जो है ना, ये विशेषकर अंग्रेजों का एक रवैया अटल तटस्थता था, उनकी उसको रूप को देखने का था। यानी ये जो है अंग्रेजों का जो है उसका रवैया, उसके बिहेवियर जो है ना, वहाँ की रूप को देखने का था। जब तक पश्चिमी ताकतों के लिए कोई संधि अधिकार नहीं हो, संधि बंदरगाह पर और वाणिज्य पर आंच नहीं आ जाती थी, तो उस पर उसके पास कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ओके, तो उसके बाद आगे कहा जाता है कि लगभग 1860 से इस रवैये के बदलाव आना शुरू हो गया और पश्चिमी लोग ताइपिंग के आधिकारिक खिलाफ होते गए। ओके, इसमें से कुछ प्रमुख कारण थे। एक कारण यह था कि यांगसी क्षेत्र में और टर के पास अरसे से चली आ रही अराजकता और हिंसा की स्थिति वाणिज्य के हितों के पक्ष में नहीं थी और विदेशी ताइपिंग के कब्जे वाले क्षेत्रों में
एक स्थिर और सरकारी प्रशासन कायम ना कर पाने के लिए ताइपिंग को ही इसे जिम्मेदार मानते थे। यानी कि ताइपिंग को दबाने का, ताइपिंग का पतन होने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा कि वहाँ यांगसी क्षेत्र, जो यांगसी नदी था, वहाँ पे जो है वहाँ के तट के पास जो है ना बहुत अरसे से, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से चलती आ रही अराजकता और हिंसा, जो वहाँ पे हिंसा हो रही थी, अराजकता हुआ करती थी, उसकी वनस्थिति की जो है ना वो उसके हितों पे पक्ष नहीं था, ताइपिंग के पक्ष पे नहीं था। कहीं ना कहीं वो वहाँ की जनता को वहाँ जो ना अहिंसा फैला हुआ था। उसके बाद विदेशी ताइपिंग के कब्जे वाले क्षेत्रों के में एक स्थिर और सरकारी प्रशासन कायम न कर पाने के कारण ताइपिंग को यहाँ पे जिम्मेदार मानते थे। उसके आगे कहा जाता है दूसरा कारण था ताइपिंग का अफीम का विरोध। ताइपिंग भी अफीम का विरोध किया था, जिससे यूनिट 2 में हम लोग देखे थे अफीम का युद्ध। उसके बाद जिसके पीछे कुछ ही साल पहले अंग्रेजों ने छिंग सरकार से युद्ध लड़ा था। 1839 में अफीम युद्ध हुआ था। उसके 1860 ईस्वी में होता, ठीक है ना, ये बातें हैं। उसके बाद पश्चिमी लोगों को का ताइपिंग छाप ईसाई धर्म से मोह टूटने लगा और उन्हें उसमें कुछ निंदात्मक भी दिखाई देने लगी। इसके बाद ताइपिंग छाप जो है ईसाई धर्म से उस पर दूरियाँ बनाने लगी और उस पर जो है कुछ निंदात्मक, मतलब कि उल्टा पुल्टा बातें बोलने लगी, उसकी निंदा करने लगी। उसके नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, शायद कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारण था पश्चिमी ताकतों और उसकी मांगों के प्रति छिंग सरकार के रवैये में बदलाव। इसमें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण कारक बन गया कि पश्चिमी ताकतों जो है ना, पश्चिमी जो ताकत थी उसमें जो है ना छिंग राजवंश का पास आना और उसके रवैये में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आना। शुरुआती तौर पर इन दोनों के बीच दूरियाँ थी और धीरे धीरे पास आने लगा और अपने आप में छिंग वंश की अंदरूनी दरबारी राजनीति से संबंधित था। ओके, 1860 ईस्वी में द्वितीय अफीम युद्ध के बाद संधियों पर हस्ताक्षर के नए दौर के साथ पश्चिमी ताकतों के लिए छिंग शासन का बना रहना ही हितकारी था, क्योंकि छिंग की शासन ही इन संधि अधिकारियों से बने रहने का सुनिश्चित करने वाला था। इस तरह से जो है अब टाइपिंग जो है वो धीरे धीरे वो ह्रास होने लगा, उसका पतन होने लगा और छिंग राजवंश का प्रकोप होने लगा। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद फिर भी पश्चिमी ताकतों को बीजिंग में राजनयिक प्रतिनिधित्व रखने की अनुमति मिल जाने से अब स्थिति यह हो गई थी कि कुछ प्रमुख पश्चिमी प्रतिनिधि प्रमुख छिंग अधिकारियों से और परिचित हो गए थे। यानी कि धीरे धीरे जो है पश्चिमी ताकतों के साथ छिंग राजवंश का जो है वो जानकारियाँ होने लगी, उसके जान परिचय होने लगी थी, ठीक है। उसके बाद कहता है वे अब छिंग अधिकारियों में ऐसी नरमपंथी गुट को भी जान गए थे, पश्चिम के साथ निकटतर संबंधों के पक्ष में था। तो ये जो ना आपस में मिलने लगी पश्चिमी ताकत और उसका छिंग राजवंश। पूर्व सम्राट के भाई राजकुमार गौंग के नेतृत्व वाले इस गुट में के 1860 ईस्वी के बाद उभरने से पश्चिम के नीतिगत मामलों शासन के प्रति भी सहानुभूति हो गई। उसके बाद तो पूर्व सम्राट जो है ना, ये पश्चिमी ताकतों के बारे में कहा जा रहा था तब से कि पश्चिमी ताकतों के साथ जो है ना इसमें मित्रता बनने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जो है पूर्व सम्राट, यानी कि ये तो पश्चिमी था, और पूर्वी सम्राटों के साथ जैसे कि वहाँ के सम्राट थे राजकुमार गौंग, तो उसके नेतृत्व में जो है ना इस गुट को 1861 ईस्वी के बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने लगी और पश्चिम के नीतिगत मामले में छिंग शासन के प्रति जो है ना सहानुभूति हो गई। यानी कि दोनों के बीच जो है ना मित्रता होने लगी, सहानुभूति देने लगे, ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद आगे कहा जाता है कि पश्चिमी ताकतों की आधिकारिक तटस्थता ने टाइपिंग के खिलाफ हस्तक्षेप का रूप तभी लिया जब उन्होंने 1860 में संघाई पर हमला किया। पश्चिमी ताकतों की आधिकारिक तरीके से जो ना टाइपिंग के खिलाफ इसलिए हुआ जब जो उन्होंने टाइपिंग क्या किया था, 1860 ईस्वी में संघाई पर हमला कर दिया था। तो पश्चिमी ताकतों ने, उन पश्चिमी भागों के पश्चिमी सम्राटों ने इस पर हमला बोला, उसके बाद इसका विरोध करने लगा, ठीक है। शुरुआत में इसने एक अमेरिकी एफ.टी. वार्ड की एक निजी सैनिक कमान का एक धारण किया, जिसके लिए वित्त का प्रबंध संघाई की घनी व्यापारियों की ओर था। उसके बाद इस सेना की सफलताओं को जल्दी ही सम्राट ने उसे सदा विजयी सेना की उपाधि देकर मान्यता प्रदान की, और इस सेना को जैसे ही सफलता मिली तो वैसे ही इसको सदा विजयी सेना के रूप में इसको उपाधि दे दी, इसको मान्यता दे दी गई। उसके बाद एक अंग्रेज चार्ल्स गॉर्डन के नेतृत्व में सदा विजयी सेना ने जल्दी ही अपनी कार्रवाइयों को केवल संघाई और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा से बढ़ाकर ली हंगजांग के नेतृत्व में चीनी सैनिकों के साथ ताइपिंग के गरों के खिलाफ संयुक्त अभियान तक पहुंचा दिया। इस जो है ना जैसे ही सदा विजयी सेना जो है सफलता पाई, उसको धीरे धीरे जो है ये संघाई और उसके आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा बढ़ाकर जो है ना इसको वहाँ हांगजोंग के पास भी इसका नेतृत्व में इसको ताइपिंग के गरों के खिलाफ जो है ना ताइपिंग के विद्रोह करने के लिए, ताइपिंग के खिलाफ करने के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया, इसको अभियान तक पहुंचा दिया गया। लेकिन ताइपिंग के खिलाफ युद्ध में विदेशियों के
इस सीधे हस्तक्षेप से भी महत्वपूर्ण उनका हथियारों की आपूर्ति करना था। यानी जैसे ही ताइपिंग के खिलाफ युद्ध करने के लिए अगर हम लोग इस तरह से अभियान चलाएंगे, अभियान चलाने से ज़्यादा हम लोग को ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि हमारे पास अच्छी हथियार होनी चाहिए, आपूर्ति होनी चाहिए, पूर्ति करनी होगी। उसके बाद इसने ताइपिंग के खिलाफ छिंग समर्थक सेनाओं को सरिष्ठा प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। इस तरह से छिंग जो है ताइपिंग के खिलाफ जो छिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा सरिष्ठा प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभाई। दरअसल ली हंगजोंग जैसे अधिकारी कुछ सीमित क्षेत्रों में तो पश्चिमी सहायता लेने के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वे युद्ध में उनकी सीधी भागीदारी के बहुत खिलाफ थे और वे डरते थे कि अगर यूं ही रहा तो अंत में पश्चिमी ताकतों की चीन के मामलों में भी और आर्थिक हस्तक्षेप कर जाएगी। ठीक है, तो ये बातें कही जा रही थी, पश्चिमी ताकतों का रवैया किस तरह से ये वहाँ है। ओके, उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइपिंग आंदोलन की आंतरिक समस्याएं। यानी टाइपिंग आंदोलन जो है ना उसका आंतरिक समस्याएं क्या क्या थी वो उसके बारे में देखिए। इसमें क्या कहा जाता है कि सन 1865 ईस्वी में नानजिंग का घेरा डाले शाही सेनाओं की हार के साथ टाइपिंग की स्थिति में चढ़ाव भी आया और उसी वर्ष टाइपिंग आंदोलन के अंदर एक बड़ा संकट भी देखने को आया। जैसे देखिए ये जो टाइपिंग जो है नानजिंग पर इन्होंने हमला किया था 1853 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1865 ईस्वी में नानजिंग का घेरा डाले थे, क्योंकि 1853 ईस्वी में उन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के बाद उन्होंने वहाँ पर मजबूत स्थिति पर शक्ति प्रदान कर ली थी, उन्होंने वहाँ डेरा डाला था। उसके बाद धीरे धीरे क्या कहते हैं नानजिंग को घेराबंदी या किलाबंदी कर लिया था और इस तरह से जो टाइपिंग आंदोलन के अंदर एक बड़ा संकट भी देखने को मिलने लगा। उसके बाद उसकी चोटी के नेताओं के बीच होने वाले दलगत झगड़ों ने इस आंदोलन को एक झटका दिया जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। यानी वहाँ के जो नेताओं के बीच जो है ना एक बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि सगमा में चले गए और उसके बाद ये उभर कर नहीं आ पाया। उसके बाद कहा जाता है पूर्व के राजा यांग सीजिंग ने कई वर्षों से प्रतिद्वंद्वी राजाओं की कीमत पर अपनी स्थिति ऊंची करने का प्रयास किया था। देखिए पूर्वी पश्चिमी ताकतों के बारे में भी देखिए, पश्चिमी ताकतों का रवैया। उसके बाद पूर्व सम्राट जो था आपका राजकुमार गोंग था। उसके बाद ये देखिए फिर दूसरा ही राजा उसके बाद पूर्व के राजा एक थे यांग सीजिंग, ठीक है। इन्होंने क्या जाने बहुत सारे वर्षों से इसके प्रतिद्वंद्विता जो भी एक राजा थे प्रतिद्वंदी थे उसकी कीमत पर अपनी स्थिति ऊंची प्रयास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते रहा था। उसके पूर्व के राजा के पास निश्चित स्वयं सामर्थ्य थी और वह आध्यात्मिक मामलों में चतुराई से जोड़ तोड़ भी कर लेता था, जैसे कि समाधि लगा देना, ठीक है। इसी के बूते बस ने 1856 तक अपनी स्थिति की ऐसी कर ली की थी कि होंग सिकुआन के बाद और कई उसकी बराबर नहीं कर ही हुआ। यानी कि 1856 ईस्वी तक अपनी स्थिति इस तरह से डेवलप्ड कर ली कि होंग सिकुआन के बाद जो है उस पर कोई भी बराबरी नहीं कर पाया था पूर्वी राजाओं का। और उसके बाद होंग सिकुआन ये दोनों जो है ना बराबरी कर रहा था, इसके अलावा कोई भी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन यांग की महत्वाकांक्षा खुद हांग को हटाकर उसकी जगह लेने की थी। यानी हांग की जो महत्वाकांक्षा जो है ना वो खुद का हांग को हटाकर उसकी जगह लेने का कोशिश किया था यांग, ठीक है। उसके बाद यांग जैसे यहाँ देखिए यांग पूर्वजी राजा यांग सीजिंग ने एक क्या किया था इसको भी हटाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो इसके बाद हटाकर उसकी जगह लेने की थी और उसने जो है इस दिशा में प्रयास भी शुरू कर दिया था। ये चाहते थे कि पूर्वी सम्राट जो है हांग सिकुआन को भी हटाकर हम उसकी जगह पर आ जाएं और नंबर 1 पर हम बन जाए और उसका प्रयास भी शुरू कर दिया था। लेकिन होंग ने जल्द ही उसकी चालों को समझ लिया। होंग जो है उसको चालों को समझ लिया। उसके बाद होंग ने अन्य 2 राजाओं उत्तर के राजा और सहायक राजाओं को अपनी रक्षा के लिए बुला लिया। होंग के राजा जो ना अपनी रक्षा के लिए बुला लिया गया कुछ सेनापतियों को, जैसे दक्षिण के राजा और पश्चिम दोनों पहल में अभियान में मारे जा चुके थे। उसके बाद उन्होंने पूर्व के राजा को मार डाला और उसके 20,000 से अधिक अनुयायियों को भी मौत घाट उतार दिया। यानी कि जैसे ही यानी कि पूर्वी राजा जो यांग सीजिंग थे उन्होंने क्या किया था यानी कि होंग सिकुआन के जो है मेन राजा पूर्व के जो राजा थे उसको मार डाला और लगभग 20,000 से अधिक अनुयायियों को सेनाओं को उन्होंने मार डाला था। उसके बाद लेकिन इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे के विरोधी हो बैठे। जैसे ही ये शुरुआत हुई तो इसमें जो है एक दूसरे के विरोधी होगा ही। ओके, इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर के राजा ने सहायक राजा के पूरे परिवार और अनुयायियों की हत्या करवा दी। यानी उत्तर के जो राजा थे उत्तर के सहायक राजा जो थे उसके पूरे परिवार के और अनुयायियों को हत्या करवा दी थी। कौन करवाया था? यांग सीजिंग ने करवाया था। ये उत्तर के राजा किसके अंतर्गत थे? हांग सिकुआन के अंतर्गत थे, ठीक है। उत्तर राजा की इन हरकतों से क्षुब्ध होकर हांग ने यांग के मरने के केवल 3 महीने के बाद भी उसे मरवा दिया। यानी हांग ने यांग के मरने के बाद जो है यांग जो है हांग के मरने के केवल 3 महीने बाद ही उसे भी मरवा दिया। उसके बाद हांग का भी सहायक राजा से विरोध हो गया। यानी हांग ने
यांग को मरवा दिया, उसके मरने के बाद जो है उसको भी मरवा दिया। उसके बाद हांग का जो है एक सहायक राजा था उसका भी विरोध होने लगा उसके साथ, जिसके परिणाम स्वरूप सहायक राजा बड़ी संख्या में अपनी अनुयायियों के साथ उससे अलग हो गया, यानी कि दोनों के बीच बंटवारा हो गया। ये हांग जो मेन थे, लेकिन उसके सहायक राजा जो थे वो अपनी सेनाओं के साथ अलग हो गए। उसके बाद इसके सबसे अंत में हांग के अतिरिक्त नेताओं के मूल गुट का कोई सदस्य नहीं बचा, यानी कि इसके अच्छी तरीके से कोई सदस्य ही नहीं बचा। उसके बाद हांग ने अपने आप को सरकारी कामकाज में से धीरे धीरे अलग कर लिया और उसका एक अंतिम से सहायक ली सुचेंग प्रयास न करता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि ताइपिंग का आंदोलन जो 7 वर्ष तक और चल गया और ना चल रहा होता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका रहेगा ताइपिंग की पराजय। ताइपिंग की पराजय में क्या कहता है, देखिए इसमें जो ताइपिंग का पराजय किस तरह से होता है, ठीक है, इसमें कहा जाएगा ताइपिंग का अंत जेंग गुआफान के समग्र निर्देशन के चलने वाले तीसरी आंदोलन द्वारा हुआ था। टाइपिंग का जो है ना सबसे इसका अंत और इसका पराजय कब हुआ था, जेंग गुआफान के समग्र उसके निर्देशन पर हुआ था। उसके बाद जेंग के भाई को नानजी को घेरने का जिम्मा दिया गया था, यानी जेंग के जो भाई ने क्या किया था, उसको ये जिम्मेदारी मिली गई थी कि जो नानजिंग के जिस यहाँ पर उन्होंने शक्ति अपना डेरा डाला हुआ था टाइपिंग, वहाँ पर उन्होंने घेरने के लिए जिम्मा दे दिया उसको। ली होंगजोंग के पास जियांगसू को शांत करने का जिम्मा था। ली होंगजोंग जो है उन्होंने उसके पास जो ये जिम्मा था कि जियांगसू को वो शांत करके रखे, जबकि एक और सेनापति जुंगतांग को जियायांग प्रांत में लड़ने का जिम्मा दे दिया गया था। यानी कि क्या कहता है, टाइपिंग को दबाने के लिए जेंग गुआफान ने अलग अलग तरीके से रणनीति अपनाया और अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजाओं को बांट दिया था। इससे पहले टाइपिंग का पश्चिमी ओर से अंतिम बड़ा आक्रमण अभियान 1861 में पराजित हो चुका था। उसके बाद सन 1864 इसमें छिंग शासन के प्रति निष्ठावान सेनाओं को एक के बाद एक सफलता मिली थी। यानी 1864 में छिंग शासन के प्रति जो निष्ठावान होने से सेनाओं को एक मतलब सफलता मिलती जाती, जहाँ जाती थी वो विद्रोह करते उसको जीत जाते थे। उसके बाद नानजिंग के में छिपे टाइपिंग की स्थिति कमज़ोर हो पड़ गई। इस तरह से जो है टाइपिंग जो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद फिर भी नानजिंग के रक्षकों ने अंतिम व्यक्ति तक लड़ाई की और लड़ी, एक व्यक्ति ने समर्पण नहीं दिया। ठीक है, यानी टाइपिंग के जितने भी सदस्य थे, जितने भी उसके भाग थे, अधिकारी थे, उन्होंने अंतिम समय तब उन्होंने लड़ा और समर्पण कोई नहीं दिया था कि नहीं हम हार मान गए। अंत में 19 जुलाई 1864 को जेंग गुआफान की सेना ने नानजिंग पर कब्जा किया। ठीक है, इसको याद रखना, 19 जुलाई 1864 ईस्वी को टाइपिंग को जो है वहाँ पे हटा कर गुआफान की टीम ने नानजिंग पर कब्जा कर लिया और उसने बहुत खूब बहा, उससे जो बहुत काफ़ी खून बहा और जेंग गुआफान की सेनाओं ने अपनी जीत में कोई दया नहीं दिखाई। यानी कि जो है ना वो सोच के गया था मुझे जीतना ही है, चाहे कोई भी आ जाए, गर्दन कटे, हाथ कटे, कुछ भी कटे, काट देंगे। तो ये बातें हैं, उन्होंने अभियान के अंतिम चरण में ही कई लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिए। एक समय ऐसा था जब यह संभव दिखाई देता था कि टाइपिंग विद्रोह छिंग शासन का तख्ता पलट देंगे और पूरे चीन पर विजय हासिल कर पाएंगे। यानी शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा था कि टाइपिंग जो वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, वो धीरे धीरे जो पूरा चीन को कब्जा कर लेगा और वो हासिल कर लेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनका जो ह्रास और पतन बहुत तेज़ी से हो गया। वो केवल 9 वर्षों में ही उसका ह्रास हो गया। टाइपिंग का शासनकाल मात्र 9 साल ही रहा। टाइपिंग नेताओं के बीच जो भयंकर शत्रुता बनी उसने आपसी झगड़ों को जन्म दिया। इस तरह से जो टाइपिंग के जो नेता थे उसमें जो अपने आपस में ही काफ़ी ज़्यादा मतलब झगड़ा बन गया था। उसके लिए निसंदेह उनकी हार का एक प्रमुख महत्वपूर्ण कारण था। विद्रोह के अंतिम दौर में टाइपिंग के पास सच में कोई एक केंद्रित कमान नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद उनके प्रतिभाशाली सेनापति और संगठनकर्ता छीन लिए गए थे, जिन्होंने आंदोलन को बहुत नीचे के उसे उठाकर एक स्थिति तक पहुंचा देते। मतलब धीरे धीरे जो टाइपिंग को मतलब नीचे से ऊपर तक लाया था उसको भी हरा दिया गया, उसकी स्थिति को भी हटा दिया गया। संयोग ऐसा रहा कि जब टाइपिंग के नेतृत्व का स्तर गिराने लगा तभी छिंग सेनाओं ने नेतृत्व में मजबूती और पुनर्जागरण आया। जेंग गुआफान के नेतृत्व में पुराने और बेसहर सैनिक तंत्र की जगह जिन नई सेनाओं का गठन किया वह टाइपिंग की हार में निर्णायक बनी और इन सेनाओं के नेताओं का चुनाव खुद जेंग ने पूरी सतर्कता के साथ उसकी प्रतिभा, योग्यता और उसकी निष्ठा के आधार पर किया। यानी कि जो टाइपिंग का विद्रोह हुआ, टाइपिंग जब समाप्त हुआ तो वहाँ की जो भी चुनाव भी हुआ, चुनाव में उन्होंने क्या किया था,
जेंग ने इस पर सहायता किया कि नहीं आप करो, चुनाव करो। उन्होंने खुद जेंग की सहायता, सतर्कता से, उसकी प्रतिभा से, उसकी योग्यता, जिस तरह से उसकी कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप जो ना आधार पर चुनाव करो। टाइपिंग आंदोलन की विफलता का एक और कारण उनकी कथनी और करनी के बीच के गंभीर अंतर थे। यानी टाइपिंग का विद्रोह का, यानी कि समाप्त होने का, पतन होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि उसने जो कथन था, उसको करने वाले कार्य था, उसके बीच में काफ़ी गंभीर मतलब अंतर थी। सिर्फ कथन दे दिया कि नहीं हमको जीतना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। ये बात उसका गंभीर स्थिति था, उसका विजय मतलब पराजय होने का। टाइपिंग नेताओं ने अपने अनुयायियों को एक सामुदायिक, सादा और कठोर किस्म की जिंदगी का उपदेश दिया और ऐसी ही जिंदगी उन पर थोपी। लेकिन विशेषकर अपने आप को नानजिंग में जमा लेने के बाद उन्होंने खुद इस किस्म की जिंदगी का पालन नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने अत्यधिक दिवावे वाले ऐश की जिंदगी जी। टाइपिंग ने अपने आप को छिंग वंश के विरोधी मांचू शासकों के खिलाफ तमाम चीनियों के नेता के रूप में पेश किया। ठीक है, ये टाइपिंग के बारे में बताया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रवादी आग्रह और उनके धार्मिक उपदेशों और व्यवहारों से मिश्रित था। उसके धार्मिक उपदेशों और व्यवहारों से एक मिश्रित था, जो सभी चीनियों को स्वीकार नहीं थे, जो ये चीनियों को ये पसंद ही नहीं था। कन्फ्यूशियस पंथ के उनकी अस्वीकार और समतावादी के विचारों ने कुलीनों को उनसे अलग कर लिया। ओके, उसके बाद मंदिरों और देवालयों को नष्ट करने उन्होंने निम्न वर्ग के लोगों को भी अपने से अलग कर लिया। यानी टाइपिंग का पराजय होने का ये सब मुख्य कारण है। ठीक है ना, यहाँ पे जो कमजोर व्यक्ति थे, निम्न वर्ग के लोग थे, उसको भी अलग कर लिया था। और गैर ईसाई धर्मों के प्रति उन्होंने संदेह और असहिष्णुताओं के कारण उनके लिए का उस समय अनेक गुप्त संगठनों और विद्रोही का भी लंबे समय तक सहयोग करना कठिन रहा। तो ये बातें कही जा रही है और अंत में शायद छिन शासक पर तेजी से निर्णायक विजय हासिल करने में कामयाब न होना शायद उनके हितों के विरुद्ध हो गया। बीजिंग तक बढ़ जाने में उनकी नाकामयाबी और नानजिंग पर गिरने तक उनका जल्दी न तोड़ पाना, ये दोनों ही भयंकर सैन्य भूले थे। तो ये बातें कही जा रही है कि वहाँ पे नानसिंग के बारे में, नानसिंग बीजिंग वो चला जाता, तो ये ठीक है ना, तो इस तरह से नहीं होती। उन्होंने रणनीति गलत अपनाई। उसके बाद टाइपिंग जो अपने सैनियों को दोषी ठहराया कि नहीं यहाँ पे तुम ही हरवाए हो, ये बातें हैं। ठीक है, तो ये बातें थी आपका टाइपिंग के पतन का। इस तरह से टाइपिंग धीरे धीरे उसका पतन हो गया। वो केवल 9 वर्षों तक ही शासन कर पाया। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन बन रहा है, पश्चिमी ताकतों का टाइपिंग के प्रति क्या रवैया थी, यानी कि पश्चिमी ताकतों वाली जो रवैया, उसके बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद छिंग दरबार ने टाइपिंग को कुचलने के प्रयास के लिए उनका उल्लेख कीजिए। छिंग जो है उसमें जो प्रयास करता है उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस टाइपिंग का इस तरह से पराजय हो जाती है, टाइपिंग जो है इस तरह से उसका पतन हो जाती है। ठीक है ना, ये बातें रही, ये सभी घटनाएं घटी। तो बस आज के सेशन में इतना ही। तो हम लोग यूनिट 4 को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक जल्द ही आने वाली है। जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर हिट करना और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के मैसेज में जो भी डाउट हो पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।